हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी फेज 13 का 29 जुलाई के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 29 जुलाई के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, पहला ही प्रश्न जो आपका रिपीट हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में भी आपका ये प्रश्न जो वो पूछा गया था और सेकंड शिफ्ट में भी जो आपका ये प्रश्न पूछा गया था कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान, यानी ट्रेन टू पाकिस्तान ये जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा जो ये आपका लिखा गया है। तो देखिए, ट्रेन टू पाकिस्तान ये जो पुस्तक है ना, ये खुशवंत सिंह के द्वारा जो है आपका लिखा गया है। तो खुशवंत सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए आगे के शिफ्ट में यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है। तो देखिए, एन इरा ऑफ डार्कनेस, इसके अलावा वाई आई एम ए हिंदू ये जो पुस्तक है ना, ये आपके शशि थरूर के द्वारा जो है आपका लिखा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है था कि हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया वन इन द एशियन गेम्स हेल्ड इन होंगजाओ चाइना, यानी जो आपका चीन के होंगजाओ में जो आपका 2023 का एशियन गेम्स हुआ था ना, उसमें भारत के द्वारा जो है टोटल आपके कुल कितने पदक जो ये जीते गए थे। तो देखिए 2023 का जो आपका एशियन गेम्स हुआ था ये आपका चीन के होंगजाओ शहर में जो ये आपका आयोजित किया गया था और ये जो आपका कौन सा संस्करण रहा था, तो ये आपका 19वां संस्करण रहा था, जिसमें भारत पदक तालिका में जो है ना ये आपका चौथे रैंक पर रहा था और इसमें भारत के द्वारा जो है टोटल आपके 107 पदक जीते गए थे, जिसमें आपका 28 गोल्ड मेडल, 38 जो ये आपका सिल्वर मेडल और 41 जो ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जो ये आपका जीता गया था। तो टोटल पदक के बारे में पूछा गया था, तो 107 पदक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि आफ्टर द डेथ ऑफ हुम वाज आंध्र मेड द फर्स्ट इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी आंध्र को जो है स्वतंत्र पहला राज्य जो है ना, किसकी मृत्यु के बाद जो ये आपका बनाया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश को जो है ना स्वतंत्र पहला जो राज्य है ये आपका पोटी श्री रामलू के मृत्यु के बाद जो है ना इसे आपका जो ये बनाया गया था और इसके परिणाम स्वरूप मैं आपको बता दूं कि 1 अक्टूबर 1953 को जो है आंध्र प्रदेश जो राज्य है ना ये आपका मद्रास राज्य से अलग होकर जो है ये आपका भारत का पहला भाषाई आधार पर गठित होने वाला जो है ये आपका पहला राज्य भी जो ये आपका बन गया था। तो पोटी श्री रामलू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता था कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बिम्स्टेक लोकेटेड, यानी बिम्स्टेक का मुख्यालय जो ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है ना ये ढाका बांग्लादेश में स्थित है। तो ढाका बांग्लादेश आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, इससे प्रीवियस शिफ्टों में आपका पूछा गया था कि बिम्स्टेक की जो स्थापना है ना ये कब हुआ था। तो ये आपका 6 जून 1997 को हुआ था। बिम्स्टेक अगर एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाए तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन होता है। और बिम्स्टेक में जो आपके कितने सदस्य देश हैं, तो देखिए बिम्स्टेक में आपके 7 सदस्य देश हैं और वो 7 सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो देखिए, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ये जो आपके 7 सदस्य देश हैं। और अगर इसका उद्देश्य एग्जाम में पूछा जाए तो देखिए बिम्स्टेक का जो उद्देश्य है ना ये बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के देशों के मध्य जो है ये आपका तकनीकी और आर्थिक सहयोग को जो ये आपका बढ़ावा देना है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच स्टेट हैड द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार जो है ना किस राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है ये आपका सबसे कम जो वो आपको देखने को मिला था। जहाँ पे ऑप्शन में मैं आपको बता दूं क्या क्या दिया गया था। तो देखिए, ऑप्शन में आपका राजस्थान राज्य दिया गया था, सेकंड ऑप्शन आपका बिहार राज्य दिया गया था, थर्ड ऑप्शन आपका केरल राज्य दिया गया था और चौथा जो ऑप्शन है ना ये आपका पंजाब राज्य जो है आपका दिया गया था। लेकिन आपको जैसा कि पता है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है ना ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है ये आपका 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। लेकिन ऑप्शन में आपका अरुणाचल प्रदेश नहीं दिया गया था, ये 4 राज्यों का ऑप्शन जो वो दिया गया था। तो देखिए, इन 4 राज्यों के अकॉर्डिंग में अगर मैं बात कर लूँ कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है ना ये आपका राजस्थान राज्य का रहा था। राजस्थान राज्य का जो आपका जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ना ये समथिंग आपका 200 प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा।
आप सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य भी देख सकते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश का आपका सबसे कम रहा था। उसके बाद आपका जो है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एंड निकोबार का रहा था, जो कि आपका 46 रहा था। इसके बाद आपका मिजोरम का रहा था, फिर आपका जम्मू कश्मीर, फिर आपका सिक्किम का रहा था, फिर आपका नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ का रहा था। ये क्रम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ना कि ऑप्शन में आपका इस प्रकार से ही जो वो दिया जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश ना देकर जो ये आपका 4 राज्यों का ऑप्शन जो है इस प्रकार से जो वो दिया जा रहा था कि कैंडिडेट्स को जो है ना वो प्रॉब्लम हो। सबसे अधिक अगर बात कर ले तो देखिए सबसे अधिक जो है ना आपका जनसंख्या घनत्व ये आपका दिल्ली में है। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व देख सकते कितना है, तो ये आपका 11,320 है। उसके बाद आपका चंडीगढ़ का था, उसके बाद आपका पुडुचेरी का था, फिर आपका दमन और दीव का था, फिर आपका जो है लक्षद्वीप का था। और राज्य में अगर पूछा जाए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का था, तो आपका बिहार राज्य का था, जो कि आपका 1,106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। वेस्ट बंगाल इसके बाद आपका आता है, वेस्ट बंगाल का आप जनसंख्या घनत्व देख सकते हैं, ये आपका 1,028 रहा था। केरल का जो ये आपका 860 रहा था। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश का जो है ना ये आपका 829 रहा था। और 10वें स्थान पे जो है ये आपका दादरा और नगर हवेली का रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम्स इनटू फोर्स, यानी भारतीय संविधान जो है ना ये कब लागू हुआ था। तो देखिए संविधान सभा के द्वारा मैं आपको बता दूं कि इसे जो आपका ना संविधान को जो है ये आपका 26 नवंबर 1949 को जो ये आपका अपनाया गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को जो है ना ये आपका लागू किया गया था। तो लागू किया गया था ये पूछा गया था, तो 26 जनवरी 1950 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि 26 जनवरी को ही जो है ना ये क्यों चुना गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी को इसलिए आपका चुना गया था ना क्योंकि 1930 में जो है इसी दिन आपका पूर्ण स्वराज की घोषणा भी जो है आपका किया गया था, इसलिए 26 जनवरी को जो है आपका चुना गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है था कि व्हाट वाज द एम ऑफ टबरक्लोसिस यानी टीबी एलिमिनेशन इन 2023, यानी टीबी यानी क्षय रोग उन्मूलन के लिए जो है ना 2023 का उद्देश्य जो ये आपका पूछा गया था। तो देखिए टीबी उन्मूलन के संबंध में आपका 2023 का जो प्राथमिक उद्देश्य था ना ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ यानी सतत विकास लक्ष्यों के हिस्से के रूप में जो है इसे आपका 2030 तक जो है ना वैश्विक टीबी महामारी को समाप्त करने की दिशा में जो है प्रयासों में तेजी लाना था। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है था कि विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज द न्यू ईयर इन पंजाब, यानी पंजाब में नव वर्ष का त्यौहार जो है ना ये कौन सा मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका बैसाखी त्यौहार है ना जो कि आपका पंजाब का एक फसल कटाई का त्यौहार है, और फसल कटाई त्यौहार होने के साथ साथ जो है ये आपका सिख नव वर्ष की शुरुआत का भी जो है ये आपका प्रतीक जो ये आपका माना जाता है, यानी नव वर्ष का त्यौहार जो है आपका माना जाता है। तो बैसाखी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका बैसाखी त्यौहार है ना ये आपका पंजाब में फसल की कटाई यानी विशेष रूप से जो है ये आपका गेहूं की फसल के समय जो ये आपका मनाया जाता है, और ये जो आपका प्रत्येक वर्ष जो है ना 13 या 14 अप्रैल को जो ये आपका मनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता था कि मील डिस्ट्रीब्यूशन इन सम एरियाज इज कैरीड आउट अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन, यानी कुल क्षेत्रों में जो है भोजन वितरण जो है ना ये आपका किस संगठन के तहत जो ये आपका किया जाता है। जहां पर ऑप्शन में आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दिया गया था, सेकंड ऑप्शन आपका यूनिसेफ दिया गया था, और थर्ड ऑप्शन जो आपका नीति आयोग जो वो दिया गया था। फोर्थ ऑप्शन जो है बच्चों द्वारा मुझे नहीं पता चल पाया था। तो देखिए अगर इन तीनों ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बात कर लूँ ना तो यूनिसेफ जिसका आपका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड होता है, और ये जो आपका कई देशों के जो है ना कुछ पिछड़े और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जो है पोषण और भोजन वितरण जैसे कि कार्यक्रम जो ये आपका संचालित करता है, और विशेषकर जो है ना ये आपका बच्चों और माताओं के लिए जो ये आपका संचालित करता है। तो इन तीनों ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है मैं कह सकता हूं कि आपका कुल जो आपका कुछ क्षेत्रों में भोजन वितरण जो है ना ये आपका यूनिसेफ के द्वारा जो ये आपका किया जाता है। जिसको भी चौथा ऑप्शन याद होगा आप कमेंट करके बताइएगा कि फोर्थ ऑप्शन में जो ये आपका क्या दिया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता था कि बृहदेश्वर टेम्पल इज बिल्ट इन द विच आर्किटेक्चरल स्टाइल, यानी बृहदेश्वर मंदिर जो है ना ये किस शैली में निर्मित है। जहां पर आपका इस प्रकार का ऑप्शन जो वो दिया गया था। तो देखिए बृहदेश्वर मंदिर की बात कर ले तो इसे ही जो आपका राजा राजेश्वर मंदिर भी जो ये आपका कहा जाता है, जो कि आपका तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। और ये जो आपका चोल वंश के द्वारा जो है ना इस मंदिर का निर्माण जो ये आपका किया गया था। और ये जो आपका बृहदेश्वर मंदिर है ना ये आपका द्रविड़ वास्तुकला का जो है एक उत्कृष्ट उदाहरण जो ये आपका माना जाता है, जिसमें आपका ऊंचा गोपुरम, विशाल प्रांगण और विस्तृत नक्काशी भी जो ये
आपका शामिल है। तो ये जो आपका बृहदेश्वर मंदिर है ये आपका किस शैली में निर्मित है? तो आपका द्रविड़ शैली में जो ये आपका निर्मित है। तो ऑप्शन ए द्रविड़ शैली आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाए कि बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण ये किस शताब्दी में किया गया था? तो आपका 11वीं शताब्दी में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, यानी किस चोल राजा के द्वारा जो वो किया गया था? तो आपका राजा राजा प्रथम के द्वारा जो ये करवाया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन जो आपका स्टेटमेंट बेस्ड जो वो पूछा गया था 37वें राष्ट्रीय खेल से जो है ना आपका स्टेटमेंट बेस्ड जो वो क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें पहला स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि जो आपका 37वां जो राष्ट्रीय खेल है ना ये गोवा में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने जो वो भाग लिया था। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 37वां जो राष्ट्रीय खेल है ना ये आपका गोवा में आयोजित किया गया था। और इसमें जो आपका सभी 28 राज्य और 8 जो यानी 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है ना ये जो आपके भाग जो वो लिए थे। तो पहला तो स्टेटमेंट आपका सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि इसमें आपका 10,000 से अधिक खिलाड़ी, कोच और स्टाफों ने जो वो भाग लिया था। तो ये भी कथन आपका सही दिया गया था, क्योंकि इसमें लगभग जो है ना 10,806 से अधिक एथलीट्स ने जो वो भाग लिया था। और कुल मिलाकर जो है 11,000 से अधिक प्रतिभागी जो है ना ये आपका जो वो शामिल थे। प्रतिभागी कहने का मतलब है कि आपके कोच और स्टाफ मिलाकर जो है ना ये और एथलीट मिलाकर जो है लगभग आपका 11,000 से अधिक जो है ना ये आपके प्रतिभागी जो ये आपके शामिल थे। इसलिए जिसने भी अगर बोथ 1 और 2 आर करेक्ट वाले ऑप्शन को चूज किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज फॉलो विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स और टैक्स सिस्टम, यानी विश्व के जो अधिकांश देश है ना किस प्रकार की अर्थव्यवस्था या कर प्रणाली का जो ये आपका पालन करते हैं। जहाँ पे ऑप्शन में आपका प्रोग्रेसिव दिया गया था, इसके अलावा रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल और जीरो टैक्स, इस प्रकार का ऑप्शन जो ये आपका दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अधिकांश देश जो है ना ये आपके प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम को जो ये आपका अपनाते हैं, जिसमें आपका आय बढ़ने पर जो है ना ये आपका टैक्स की दर भी जो ये आपका बढ़ती है। और ये जो प्रणाली है ना ये आपका आय की असमानता को कम करने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए जो है ये आपका उपयोग जो वो आपका किया जाता है। यानी अधिकांश जो देश है ये आपका किस सिस्टम को अपनाते हैं? तो ये आपके प्रोग्रेसिव सिस्टम को जो ये आपका अपनाते हैं। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए को चूज किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच पैरामीटर्स आर कंसिडर्ड इन द हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है ना कौन कौन से पैरामीटर को जो है आपका शामिल किया जाता है। तो देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो है आपके मुख्यतः जो है ना ये 6 पैरामीटर को जो है आपका शामिल किया जाता है। और वो 6 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला आपका जीडीपी पर कैपिटा है, यानी प्रति व्यक्ति आय है। सेकंड आपका सोशल सपोर्ट यानी सामाजिक सहयोग है। थर्ड आपका हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी स्वस्थ जीवन प्रत्याशा है। फोर्थ आपका फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, यानी निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। फिफ्थ आपका जो है जीनोरिसिटी है, यानी उदारता है। और सिक्स्थ जो है ना आपका परसेप्शंस ऑफ करप्शन, यानी भ्रष्टाचार की जो वो धारणा है। ये जो आपके 6 पैरामीटर जो है ना ये आपके वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो ये आपके शामिल होते हैं। तो इनमें आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आता है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लिप्स कॉल्ड, यानी पत्तियों से जल के वाष्पन की क्रिया को जो है ना ये क्या कहा जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब पौधे को पत्तियों की सतह यानी मुख्यतः आपका स्टोमेटा से जो है ना जल वाष्प के रूप से आपका बाहर निकलता है ना, तो इसे जो आपका ट्रांसपीरेशन जो ये आपका कहा जाता है। तो ट्रांसपीरेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि पौधे में जल और खनिज यानी मिनरल्स को जो है ना जड़ों से पत्तियों तक जो है ये आपका किसके द्वारा जो है आपका पहुंचाया जाता है। तो देखिए पौधे में जल और खनिजों को जो है ना जड़ों से पत्तियों तक जो है ये आपका जाइलम के द्वारा जो है आपका पहुंचाया जाता है। जबकि फ्लोएम की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो आपका भोजन यानी ग्लूकोज को जो है ना पौधे के सभी भागों में जो ये आपका पहुंचाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता था कि विच पोर्ट इज द हाईएस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टर इन इंडिया, यानी भारत में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल का जो है ना सबसे अधिक आयात जो है ये किस बंदरगाह के माध्यम से जो वो किया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में कच्चे तेल का जो सबसे अधिक आयात जो है ना ये आपका कांडला बंदरगाह, जिसे दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, और इसी बंदरगाह के माध्यम से जो ये आपका किया जाता है। विस्तार में अगर समझ ले तो देखिए कांडला बंदरगाह जो है ना जिसे अब आपका दीनदयाल बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, और ये जो आपका गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। और कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए जो है ना एक
आपका प्रमुख केंद्र जो ये आपका माना जाता है, तो कांडला बंदरगाह आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में आपका पारादीप बंदरगाह भी दिया गया था, बहुत सारे बच्चे जो है पारादीप बंदरगाह को भी टिक करके आए होंगे। तो देखिए पारादीप बंदरगाह जो है ना ये आपका उड़ीसा में स्थित है और ये जो आपका एक प्रमुख बंदरगाह है, लेकिन ये जो आपका मुख्य रूप से जो है ना ये आपका कोयला, लौह अयस्क और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात और निर्यात के लिए जो ये आपका जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि इनकम टैक्स इज विच टाइप ऑफ टैक्स, यानी आयकर जो है ना ये आपका किस प्रकार का कर होता है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, इसके अलावा प्रोपोर्शनल टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स जो ये आपका दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका आयकर है ना, एक आपका जो है प्रगतिशील कर यानी प्रोग्रेसिव टैक्स है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है ना, उस पर लगने वाला कर भी जो ये आपका बढ़ता है, यानी ये जो आपका इनकम टैक्स है ना एक आपका जो है प्रोग्रेसिव टैक्स है। तो ऑप्शन ए प्रोग्रेसिव टैक्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आईएमएसी के बारे में जो है आपका सही कथन जो वो पूछा गया था। अब बच्चे द्वारा कथन तो मुझे नहीं मिल पाया, जहाँ पे 2 कथन आपका दिया गया था। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए आईएमएसी का जो पूरा नाम होता है ना ये आपका इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर होता है और ये जो आपका एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक गलियारा है जो भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को जो ये आपका जोड़ता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आईएमएसी की जो घोषणा है ना ये आपका 2023 में जो आपका G20 शिखर सम्मेलन हुआ था ना, जो कि आपका भारत में आयोजित किया गया था और इसी में आईएमएसी की घोषणा जो ये आपका किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका आईएमएसी जो है ना ये आपका 2 मुख्य भागों में जो ये आपका विभाजित है। पहला मुख्य भाग की बात करें तो ये आपका ईस्ट कॉरिडोर जो कि आपका भारत को खाड़ी देश यानी यूएई, सऊदी अरब से जो ये आपका जोड़ता है, और सेकंड जो आपका दूसरा भाग में जो आपका विभाजित है ना ये आपका नॉर्दर्न कॉरिडोर में जो ये आपका विभाजित है, जो कि आपका खाड़ी देशों को यूरोपीय जैसे कि आपका ग्रीस, इटली से जो है ना ये आपका जोड़ता है। इसके अलावा इस परियोजना का जो उद्देश्य है ना ये आपका वस्त्र, ऊर्जा और डेटा के तेज और सुरक्षित परिवहन को भी जो है ये आपका बढ़ावा देना है। इसके अलावा आईएमएसी का एक हिस्सा जो है ये आपका रेलवे नेटवर्क भी है जो मध्य पूर्व को जो ये आपका यूरोप से जो ये आपका जोड़ता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका चीन की बेल्ट और जो आपका रोड इनिशिएटिव है ना यानी BRI का जो है एक आपका वैकल्पिक विकल्प भी जो इसे माना जाता है और इसका जो उद्देश्य है ये आपका वैश्विक व्यापार में जो है चीन की निर्भरता को जो ये आपका कम करना है। और इस परियोजना में भाग लेने वाले अगर प्रमुख देश की बात कर ले तो देखिए भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली, अमेरिका और यूरोपीय संघ जो है इसमें आपके जो है प्रमुख देश जो है ये भाग लेते हैं। तो इनमें से आपका जो भी स्टेटमेंट आपका दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि आईएमएसी जो है ना एक आपका भविष्यगामी बहुपक्षीय व्यापार मार्ग है जो भारत, खाड़ी देश और यूरोपीय के बीच जो है ना व्यापारिक संबंधों को जो ये आपका मजबूती जो वो प्रदान करता है। और ये जो आपका भौगोलिक, आर्थिक और भू राजनीतिक दृष्टिकोण से जो है ना ये आपका अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना भी जो ये आपका माना जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द यूजुअल ब्यूरियल डायरेक्शन इन एंशिएंट एजेस इन इंडिया, यानी प्राचीन भारत में आमतौर पर जो है ना दफन यानी ब्यूरियल की जो दिशा है ये क्या होती थी। तो देखिए प्राचीन भारत में आमतौर पर दफन की जो दिशा है ना ये आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होता था, यानी उत्तर दक्षिण दिशा होता था। तो उत्तर दक्षिण दिशा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्हाट इज वन मेजरमेंट फैक्टर ऑफ द ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स को मापने का जो है ना एक प्रमुख कारक जो वो पूछा गया था। तो देखिए ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका GNH जो है ना ये आपका भूटान के द्वारा जो ये आपका शुरू किया गया एक सूचकांक है जो केवल आपका आर्थिक विकास के बजाय जो है ये आपका समग्र खुशहाली को जो ये आपका मापता है। और इसमें जो है ना यानी GNH में जो है आपके 4 स्तंभ और 9 आपके डोमेन होते हैं, जिनमें से एक मुख्य जो डोमेन है ना ये आपका लिविंग स्टैंडर्ड यानी जीवन स्तर है। और ये जो आपका जीवन स्तर जो है ना ये आपका व्यक्ति की आय, संपत्ति और जीवन की भौतिक स्थितियों से जो है ये आपका संबंधित है। यानी ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स को मापने का एक प्रमुख कारक कौन सा है, तो ऑप्शन में आपका लिविंग स्टैंडर्ड जो आपका दिया गया था, तो लिविंग स्टैंडर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है ना ये आपका विमाहीन होती है। जहाँ पे 4 ऑप्शन इस प्रकार से आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक जो होता है ना एक आपका जो है डायमेंशनलेस आपका होता है, यूनिट होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो है ना कोई भी आपकी बीमा नहीं होती है।
नेक्स्ट अब हम लोग ये तो आपका 24वां प्रश्न था जीके जीएस का। 25वां जो एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था ना कि चालकोलिथिक से और इंडस वैली से जो है आपका स्टेटमेंट बेस्ड जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये वाला स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन बच्चों को नहीं याद था, इसलिए मैं ये 25वां क्वेश्चन जो आपके लिए नहीं बता पा रहा हूँ। जिनको भी चालकोलिथिक वाला प्रश्न याद होगा आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके ऑप्शन में जो है क्या क्या जो वो दिया गया था स्टेटमेंट बेस्ड। नेक्स्ट आपका इंग्लिश की बात कर ले तो देखिए इंग्लिश में जो है ना आपका फैकिस सिमिल का जो आपका करेक्ट स्पेलिंग जो ये आपका पूछा गया था। तो देखिए फैक्ट सिमिले का जो मतलब होता है ना ये आपका प्रतिकृति होता है, और इसका जो करेक्ट स्पेलिंग होगा ना ये आपका FACSIMILE होगा। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी ऑप्शन चूज किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा गया था कि ए पर्सन हु कंसिडर्ड हिज लिटरेचर सुपीरियर टू अदर्स, यानी आपका वह व्यक्ति कौन होता है जो अपने साहित्यिक ज्ञान या फिर रचनाओं को जो है ना दूसरे से श्रेष्ठ मानता है या फिर अक्सर दूसरों को जो ये आपका तुच्छ समझता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो ये आपका लिटरली स्नॉब जो ये आपका कहा जाता है। तो लिटररी स्नॉब आपका करेक्ट आंसर होगा। एक आपका ईडीएम से क्वेश्चन आया था कि लिव इन द लर्च का जो ईडीएम जो है आपसे पूछा गया था। तो देखिए लिव इन द लर्च का जो मतलब होता है ना टू अबैंडन समवन इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट हेल्प और सपोर्ट, यानी किसी को कठिन परिस्थिति में जो है अकेला छोड़ देना, ये जो आपका इसका मतलब होता है, या फिर बीच मझधार में जो है आपका छोड़ देना। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका रीजनिंग में ऑड वन आउट से आपका पूछा गया था, जहां पर आपका इस प्रकार से सीरीज आपका दिया गया था 125, 24, 27 और 150 जो आपका दिया गया था। तो इसमें जो है ना आपको ऑड वन आउट जो आपको फाइंड करना था, तो आप इजीली यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो आपका 125 है ये आपका 5 का क्यूब है, 64 आप देख रहे होंगे कि 4 का क्यूब है, 27 आप देख रहे होंगे कि 3 का क्यूब है, यानी ये तीनों आपका जो है क्यूब है। लेकिन 150 जो है ना ये आपका किसी का भी जो आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसलिए 150 जो होगा ना ये आपका ऑड वन आउट होगा। तो 150 आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका सीरीज को जो आपको कंटिन्यू करना था, यानी गुलाब, चमेली और हिबिस्कस जो ये आपका दिया गया था, और ऑप्शन में आपका गेंदा फूल और लोटस जो ये आपका दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका सीरीज में देख रहे होंगे कि ये जो आपके सभी दिए गए जो फूल है ना ये आपके झाड़ीदार या फिर झूमर वाले फूल है, यानी श्रब्स फ्लावर्स हैं। तो इसी प्रकार मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका गेंदा यानी मैरीगोल्ड जो है ना ये भी आपका एक जो है श्रब फ्लावर जो वो होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है गेंदा फूल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन फिर आपका नंबर सीरीज से देखने को मिला था, 2 दिया गया था, 6 दिया गया था, 12, 20 और अगला स्थान पे आपका क्या आएगा ये जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पैटर्न डिफरेंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या किया जा रहा है, तो 6 - 2 आपका किया जा रहा है, यानी सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को आपका जो वो घटा दिया जा रहा है। तो आपका कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। फिर आपका यहाँ पर जो है 12 में से आपका 6 घटाया गया तो आपका कितना आ रहा है, तो आपका 6 आ रहा है, तो यहाँ पे 6 लिख दिया गया है। देखो उसके बाद 20 में से आपका 12 घटाने पर आपका कितना आ रहा है, तो ये आपका 8 आ रहा है। यानी जो पैटर्न है ना ये आपका 4, 6, 8 का चल रहा है, यानी 2-2 अंक आपका जुड़ रहा है। तो 8 के बाद आपका क्या आता है, तो 10 आता है। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, तो 20 में हम लोग 10 जो वो जोड़ लेंगे, तो 20 + 10 कितना होता है, तो आपका 30 होता है। तो 30 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यानी सिंपल सा मतलब अगर बात करें तो देखिए 6 में से आपका जो है 2 मतलब कि 2 में से यानी 6 में से आप कितना घटा रहे तो आपका आ रहा है तो 4, मतलब इस प्रकार से आपका डिफरेंस जो देखने को मिल रहा था। तो यानी 30 में से कितना घटाना कि हमारा 20 आ जाए, तो 30 में से 10 घटाओगे तो हमारा कितना आएगा, 20 आ जाएगा। यानी 30 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका मैथ से देखने को मिला था कि फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रांसफर या फिर ट्रांसवर्स या फिर कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट बिटवीन 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 29 एंड 19 एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज 73, यानी ट्रांसफर टेंजेंट का अनुमान लगाइए यदि 2 वृत्तों की जो त्रिज्या है ना ये आपका 29 और 19 है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी आपका 73 जो ये आपका दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका ट्रांसवर्स टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है ना ये आपका क्या होता है, तो L = जो है d² माइनस आपका जो है r1 - r2 का स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर होता है, और अंडर रूट में ये आपका होता है। यानी ये आपका फॉर्मूला होता है जहां पर जो आपका d जो है ना ये आपका केंद्रों के बीच की दूरी है, और केंद्रों के बीच की दूरी आपका कितना दिया गया, तो ये आपका 73 जो ये आपका दिया गया है। जहां पर r1 आपका कितना है, तो ये आपका 29 जो ये आपका रेडियस जो है आपका 29 दिया गया है, और एक आपका रेडियस जो है यानी r2 जो है ना ये आपका 19 जो वो दिया गया है। तो इस पे आपका फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करके जो आपको आंसर निकाल लेना था। आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर जो वो निकल कर कितना आएगा। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जो वो जरूर दीजिएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर जो है इसका पीडीएफ जो वो प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए पीडीएफ तो आप लोग ले लेते हैं, लेकिन जब आपका एग्जाम होता है ना तो क्वेश्चन आप लोग जरूर भेजा कीजिए। जब मैं आपकी मदद कर रहा हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी मेरी मदद कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।